गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब देखिए, हमने बहुत से स्टूडेंट्स की अभी ये क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ पर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए एंड वी वर एक्सपेक्टिंग एग्जामिनेशन मार्क्स इन आईडीटी नवंबर 24 पेपर, पर उतने बढ़िया मार्क्स नहीं आए। तो हमें क्या कमी है वो आप एक बार वापस से सर डिस्कस कीजिए। पढ़े वो बहुत जगह अलग अलग हैं और प्रेजेंटेशन में कहाँ कमी रहती है, मोस्ट स्टूडेंट्स की यही क्वेरीज थी। तो बेसिकली ये जो अपन वीडियो बना रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि हाउ दे हैव टू प्रेजेंट द पेपर, व्हाट दे हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन टू स्कोर एग्जामिनेशन मार्क्स। पेपर से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले पेपर में क्या कमियां रही है। कई स्टूडेंट्स ने बात को वो कहते हैं कि सब इंस्टीट्यूट ही गलत करता है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, इंस्टीट्यूट ने वैसा किया। वो सब एक जगह रखो, आप कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो देखो। अब जैसा पहला क्वेश्चन था, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है। बच्चे सोचते हैं कि भाई थ्योरी में ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्योरी भी आपको बिल्कुल प्रिसाइज कंसेप्ट्स जो अप टू द मार्क है वो ही लिखनी होती है। और ये पहला क्वेश्चन है, एंड में करेंगे। अगर आपको आता है तो इसको अब भी करो, अगर नहीं आता तो एंड भी क्या करेगा। बेसिक चीज ये है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग चलती है। स्टेप वाइज मार्किंग उसमें रहती है। जब भी स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट्स वापस से मंगवाता है देखने के लिए, तो उसको लगता है यार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसमें क्या मार्क्स उसको मिले, उसको नहीं मिले, उसमें पूरे मिले या नहीं मिले। बेसिक चीज आप अगर अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे और सब चीज़ों को प्रॉपरली प्रेजेंट करोगे, जितनी रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट करोगे, तो आपको क्या है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 था। बेसिकली क्वेश्चन हम लोग रिपीट सच नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों ने सबने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अपना एक बार डिस्कशन भी हुआ है। अब ये इसका डिटेल्ड जो आंसर है ये अपने पास है। अब सबसे पहली बात ये थी, पहले पॉइंट में ये स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन था कि भाई ये 8 लाख रुपए लिखे वैल्यू ऑफ सप्लाई। कई लोगों ने क्या किया, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, जैसा उन्होंने बताया कि इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को अलग से इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कई लोगों ने ये लिख दिया और इस पे जीएसटी की रेट लगा दी अलग से 9%, इस पे लगा दी ट्रांसपोर्टेशन की अलग से, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जब इन्होंने बोल दिया कि भाई हम ये माल को आपको डिलीवर कर रहे हैं बायर्स प्रीमाइसेस पे, ठीक है, बायर्स प्रीमाइसेस पे डिलीवरी दी जा रही है, और उसने बोला है कि भाई ये 8 लाख रुपए की इसमें वैल्यू है। अब इरिस्पेक्टिव कि क्या ट्रांसपोर्टेशन है, बायर्स प्रीमाइसेस पे ये माल को डिलीवर किया जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल फ्रेट। तो बट नेचुरल है, ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई हुई। तो आपको यहां पे एक पॉइंट तो यहां पे कंपोजिट सप्लाई का मेंशन करना था जिसके मार्क्स असाइन थे। कंपोजिट सप्लाई का रहना चाहिए मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी की रेट उस पर लगेगी जो प्रिंसिपल सप्लाई की होती है, वो लगेगी। जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट है वो इसमें लगेगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंसिडेंटल और एंसिलरी हो गया, यानी तो जो रेट जिन्होंने अलग लगाई उसको कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसका कंसेप्ट ही गलत हो गया, ठीक है। तो एक तो ये थी। दूसरा था बिल टू शिप मॉडल। दूसरा जो एस्पेक्ट था बिल टू शिप मॉडल था।
तो सिर्फ बिल्ड टू शिप मॉडल लिखने से भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले जब तक कि आप पूरा इसका सेक्शन 10(1)(b) में जो स्टेटरी प्रोविजन है वो लिखे वर्किंग नोट के अंदर, वो लिखे किसमें, वर्किंग नोट के अंदर। तो फंडामेंटली दो एस्पेक्ट्स इसमें थे, इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट में ही दो एस्पेक्ट्स थे कि ये बिल्ड टू शिप मॉडल है और बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे क्या होगी ये मेंशन करना भी जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। तो मार्क्स इसके भी असाइन रहने चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। तो पता तो रहना, हमने सिर्फ बिल्ड टू शिप मॉडल दे दिया, लिख दिया, तो ये इस पे नहीं मिलेगा। बेसिक चीज ये है कि जब बिल्ड टू शिप मॉडल होता है तो जहां गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। तो सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करने से काम नहीं चलेगा। अगर लिख रहे हो तो बट नेचुरल है, ये अगर सपोज करो 2 मार्क्स की वेटेज रखता है या 3 मार्क्स की वेटेज रखता है तो आधा नंबर ही मिलेगा आपको। ये अगर आप लिखोगे तो दैट मे बी गिवन 1 मार्क्स, दैट मे बी गिवन 1 मार्क्स। बेसिक थिंग इज दिस। तो 2-2.5 नंबर जो भी वेटेज होगी स्टेप की, इस तरह से। तो एक तो क्या हुआ, बिल्ड टू शिप मॉडल लिख दिया, उससे पार नहीं पड़ी। दूसरा कंसेप्ट ही गलत कर दिया कि भाई कंपोजिट सप्लाई है ये, वो नहीं लिख के आपने अलग से रेट ट्रांसपोर्टेशन की अलग से चार्ज कर ली, 8,20,000 पे कर ली, कहीं ने 7, 80, 20 कर दिया, तो दैट इज विल नॉट गिव यू मार्क्स। तो पूरा कंसेप्ट बेस्ड वर्किंग नोट आपके होने चाहिए। पहला था ये पॉइंट जिसका अपन को भाई डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। फिर सेल ऑफ यूज्ड लोडिंग टेम्पो था। तो अब यहां पे बिल्कुल भी कंसेप्ट्स के हिसाब से चले नहीं लोग, और उन्होंने क्या किया कि जो मनमर्जी आए हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, उस पे मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाले। फंडामेंटल चीज क्या हो गई, यहां पे जो सेल प्राइस है माइनस जो परचेज वैल्यू है, बेसिकली इस वैल्यू पे अब जब कहीं पहले तो कई तो बोल रहे कि ये सप्लाई की एम्बिट में ही नहीं आ रहा, बच्चे कह रहे थे मेरे को, अरे भाई क्यों नहीं आ रहा, जब आप बिजनेस कोर्स के अंदर कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, माल लिया है आपने, भले ही से वो कैपिटल गुड्स है, अब वो तो उस चीज पे चले गए कि भाई परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, वो शेड्यूल 1 के हिसाब से चले गए, जहाँ कंसिडरेशन ही नहीं चार्ज किया जा रहा, या कंसिडरेशन तो है ही है। तो बेसिकली सप्लाई नहीं है, ये टैक्स नहीं लगेगा, वो जो आंसर दिए गए उन पे कोई आपको मार्क्स अलॉट नहीं हो सकते, मार्क्स इन दैट। तो बेसिक चीज यहां पे क्या है कि यहां जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हुआ, कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हुआ, या कंसिडरेशन आपको 1,80,000 रुपए मिला, माइनस द डेप्रीसिएटेड वैल्यू, माइनस द डेप्रीसिएटेड वैल्यू, ये चीज आपको मेंशन करनी है। चूंकि यहां पे ये नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव में आ गया, देयरफॉर जीएसटी विल नॉट बी लीवेबल। यहां पे ये नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए जीएसटी लीवेबल नहीं होगा। तो अगर 1 मार्क्स इसका असाइंड होगा तो 1 मार्क्स इसका होगा, हो सकता है इसका असाइंड नहीं हो तो इसको ही 1 मार्क्स असाइंड हो। इस तरह की मार्किंग आपको रहती है, स्टेप वाइज मार्किंग जब चलती है। फिर नेक्स्ट बेसिकली क्या है, ये इन्होंने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात करी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या था कि भाई प्रोवाइडेड इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ, अब यहां तो दिया हुआ ये इंट्रास्टेट सप्लाई, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की तो बात ही खत्म हो गई, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है जब सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है टू विधि एजेंसी, ये प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये प्रोप्राइटरी कंसर्न। हम कौन है, बेसिकली हम तो रजिस्टर्ड सप्लायर कंपनी है, और वो क्या कर रही है, कॉर्पोरेट बेसिकली स्पॉन्सरशिप सर्विसेज सप्लाई कर रही है। अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म को प्रोवाइड की जा रही होती है तो फिर वो क्या आता है, वो बेसिकली रिवर्स चार्ज में आता है। तो कई बच्चे इसमें भी आरसीएम लगा रहे हैं,
अरे भाई आरसीएम लग ही नहीं रहा है यहाँ, पहले ये देखो रेसिपिएंट कौन है, रिवर्स चार्ज में क्यों लगेगा ये, तो वही आरसीएम लगाने की बात कर रहे थे। तो आरसीएम कैसे लगाओगे इस पे, दिस इज व्हाट, दिस विल बी कवर्ड अंडर से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, इसमें आरसीएम लगा दिया आपने, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। और यहाँ स्ट्रेट अवे क्या है, ये लिखना है कि टैक्स इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बिकॉज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। या हम ये लिख सकते हैं टैक्स इज नॉट पेएबल अंडर आरसीएम, टैक्स इज नॉट पेएबल अंडर आरसीएम क्योंकि रेसिपिएंट ऑफ सेट सर्विस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये तो चीज मेंशन करनी ही पड़ेगी ना, सिंस रेसिपिएंट ऑफ फर्म, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म और अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स गए। अगर मैं कहता हूं आधा मार्क्स इसके तो आधा मार्क्स इसके, इस तरह से चलता है। तो आप जिसने ये कर दिया कि भाई ये तो आरसीएम में टैक्स होगा, ये तो आरसीएम के अंदर टैक्स होगा, वहां डैश डैश लगा रहा है, तो कंसेप्ट ही गलत हो गया आपको। जबकि सेक्शन 9(3) तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया आपको, सेक्शन 9(3) क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बताया गया, स्टिल नहीं करा। फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में आपका डिटेल्ड डिपार्टमेंटल सर्कुलर आया हुआ है, उसके बावजूद आप नहीं पढ़ रहे, दो बार तीन बार उस सर्कुलर से क्वेश्चन उठ उठ के आ रहे हैं, स्टिल द स्टूडेंट्स आर नॉट रेफरिंग दो सर्कुलर्स। मतलब ये कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं हम, कोई ये ऐसा नहीं कि भाई आप गए और बीकॉम का एग्जाम, बीकॉम जैसे थोड़ी 1 डे सीरीज चलेगी, अब उसकी इन डेप्थ स्टडी तो करनी पड़ेगी एक बार, फिर जाके आप अपने नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करें, तभी तो आपको बेसिक लैकिंग कहाँ आ रही है, राइटिंग स्किल्स की लैकिंग है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट था फाइन फॉर डिलेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के जो सर्कुलर में क्लियर किया हुआ है कि कंसिडरेशन एंड देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम, और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेम विल नॉट बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई। तो ये एम्बिट ऑफ सप्लाई की एम्बिट मतलब सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रहा है, एम्बिट ऑफ सप्लाई में ये चीज आ ही नहीं रही है, फाइन्स या लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो उस केस के अंदर क्या होएगा, दैट वोंट बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई, जीएसटी लायबिलिटी विल नॉट अराइज ऑन द सेम। ठीक है, तो ये तो बात हो रही थी अपनी जैसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की। फिर बात आती है हमारे पास क्या, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी एडमिसिबल। तो अब बेसिकली जो आईटीसी एडमिसिबल की बात थी, अब यहां पे क्लियर था कि भाई 7 लाख रुपए का गुड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रजिस्टर्ड पर्संस, आउट ऑफ दिस 7 lakh goods 1 lakh were received in 1st May due to riots in the area, but all the invoices were received on 30th of April। अब सीधी सी बात है कि यहां कई बच्चे लॉट्स की बात करने लग गए। अरे जब यहाँ लॉट्स में थोड़ी माल आ रहा है, वहां तो एक इनवॉइस होती है और अलग अलग लॉटों में माल आ रहा होता है, लॉट 1 इनवॉइस एक है, लॉट 2 लॉट 3 ऐसे, तब लास्ट लॉट की बात करते हो। यहाँ लॉट की कंसेप्ट लगा रहे हो कि भाई लॉट रिसीव ही नहीं हुआ, आईटीसी मिलेगा ही नहीं। अरे ऐसे मतलब पढ़ो तो सही उस चीज को सही से, बिना पढ़े ही जो मन मर्जी आए लिखने से थोड़ी नंबर मिल जाएंगे कि लास्ट लॉट वाला, वहां पूरे के पूरे 7 लाख मतलब जो भी आईटीसी 7 लाख के पे उड़ा दिया आपने। जबकि यहाँ क्या था कि भाई 1 लाख रुपए की इनवॉइस नहीं आई आपके पास, तो 1 लाख रुपए की जब इनवॉइस नहीं आई तो उससे रिलेटेड आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये लिखना है आपको। डिफरेंट इनवॉइसेस हैं, डिफरेंट पर्सन हैं, और लॉट कहाँ गया। तो ये चीज कॉमन मिस्टेक जो ऑब्जर्व करते हैं ना अपन, वो बच्चे बता रहे भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं होगा। ये चीज गलत थी तो गलत नंबर कहां से मिलेंगे, नंबर देगा ही नहीं। फिर रेंट पेड टू इंडियन रेलवेज, ये भी अमेंडमेंट था, फॉर ऑफिस प्रेमाइसेस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो आधों ने तो क्या है, इसको भी क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लेके चले गए, ये आरसी में ले गए, रेंट पेड टू इंडियन रेलवेज फॉर ऑफिस प्रेमाइसेस सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। अब यहां पे बेसिक चीज क्या थी कि ये भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में था, जहां पे इंडियन रेलवेज इज लायबल टू पे टैक्स
तो अब आप इनसे सर्विसेज लोगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी व्हाट, एडमिसिबल, आईटीसी मिलेगा। यहाँ काम आरसीएम में टैक्स जमा कराने लग जाओगे आपको, ये आपके थोड़ी है कि इंडियन रेलवेज में तो क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई करा है एक्सेप्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवे साफ लिख रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट था। देखो एक तो हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का पॉइंट जिसमें नंबर असाइन होने चाहिए। एक था प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू भी है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पे जो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है लोकेटेड है। अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड वेयर, छत्तीसगढ़। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहां सप्लायर ये मानते हुए कि भाई सप्लायर जो है उसका भी प्रीमाइसेस कहाँ है, जो रजिस्टर्ड है छत्तीसगढ़ में क्योंकि गवर्नमेंट है, वेरियस जगह पे डिपार्टमेंट्स है, वहां सब जगह रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली द सेम विल बी चार्जेबल विद व्हाट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी उस पे इनवॉइस में लग के आया है, जिसका आपने को क्या मिल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, एडमिसिबल हो रहा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी व्हाट, एडमिसिबल। तो ये जैसे रेंट पेड टू इंडियन रेलवेज, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके मार्क्स असाइंड हो गए जो कि छत्तीसगढ़ है। सप्लायर इंडियन रेलवेज भी छत्तीसगढ़ में मानते हुए टैक्स इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो एक नंबर अगर इसका है, एक नंबर इसका है, आधा नंबर इसका है, ऐसे होता है, या आधा इसका है आधा इसका है तो एक उसका है, कुछ भी। मतलब इस स्कीम से, मार्किंग स्कीम से क्या है, ये मार्क्स क्या है आपको असाइन किए जाते हैं। दिस वे द मार्क्स आर असाइंड। तो आपको उसको फोकस तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना। फिर देखो बात आ रही थी फ्रेट पे टू ट्रक ओनर। अब ये कोई जीटीए थोड़ी हो गया, उसने बेसिकली जीटीए के लिए क्या है, दोनों चीज जानी होनी चाहिए। दे मस्ट इशू व्हाट, कंसाइनमेंट नोट। फंडामेंटल चीज क्या है, कंसाइनमेंट नोट जारी करना जरूरी है। अगर कोई वैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी जाती है बाय रोड अदर देन कोरियर, एंड वो बोला था भाई कोरियर और जीटीए में तो टैक्स लगेगा। अदरवाइज अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी जाती है बाय रोड, सेम इज एग्जेम्प्ट। अरे भाई क्लियर लिखा हुआ है सेम इज एग्जेम्प्ट। तो यहां तो आदमी इंडिविजुअल है, ट्रक ओनर है, तो ये एग्जेम्प्ट लिखोगे आप इसको। मेन चीज क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो अब टैक्स ही नहीं लगेगा तो आईटीसी कहां से अवेलेबल होगा। जब टैक्स ही नहीं लगेगा तो इस पे भी बच्चों ने 15,000 इंटू 2.5% पता नहीं क्या क्या दिमाग में लगा लगू के बोला ये जीटीए नहीं है, चलो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और फलाना डिमाका जो मन मर्जी आए वो लिख लिख के अपने को बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। तो आईटीसी यहां अवेलेबल नहीं होगा। सिंस जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज रिसीव्ड फ्रॉम पर्संस अदर देन जीटीए इज एग्जेम्प्ट। इसके मार्क्स क्या होने चाहिए, असाइन होने चाहिए कि भाई जीटीए के अलावा अगर आपने सर्विसेज अवेल की है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, तो वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। सिंपली फिर एक था कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज अपने को मिली, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज मिलती है आपको इंडिविजुअल एडवोकेट। अरे हम बिजनेस एंटिटी है, हमारा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मानते हुए कि भाई एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, इसलिए ये जो लीगल सर्विसेज हमने अवेल करी है विकास गुप्ता से, ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अब विकास गुप्ता कहां पे है, ये दिल्ली में है, हमने अवेल करी है, हम छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है। तो अब यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, यहां पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगी, छत्तीसगढ़ हो जाएगी। तो बट नेचुरल है, ये हो गई क्या, इंटर स्टेट सप्लाई, ये क्या हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। इस पे लगेगा आईजीएसटी, इस पे लगेगा आईजीएसटी। तो कई
स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई नहीं नहीं मैं तो 9-9 हज़ार कर, अरे भाई सोचो तो सही, पहले देखो तो सही कंसेप्ट कहाँ कहाँ लिख के जा रहे हैं। एग्जेम्पशन कर दिया कईयों ने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत मेंशन कर दी। अब ये आरसीएम में टैक्स लग रहा है, और जब भी आरसीएम में टैक्स लगता है उसके लिए आप अलग से ये मान लो कि ये अमाउंट तो आपको कैश लेजर के माध्यम से ही देना पड़ेगा। ये अमाउंट तो आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से देना पड़ेगा। लायबिलिटी आईटीसी मिल रहा है, परंतु आपको इसको सेपरेटली कैश लेजर के माध्यम से हमेशा बना लो कि जीएसटी लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज ये चीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होगी। अब भले ही से आप उसको लिखोगे तभी मिलेगी नंबर, कि भाई ये भी लिखना पड़ेगा कि आरसीएम की जो लायबिलिटी है इज टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर, इज टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर। सिर्फ ये मेंशन करने की से के अलावा ये भी आपको क्या है मेंशन करना पड़ेगा, वर्किंग नोट इसके भी देने पड़ेंगे, टू बी डिस्चार्ज इन कैश। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये एक एक चीज इसमें क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसका भी क्लियर सर्कुलर आया हुआ था, एडिशनल शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड इन सब्सिडरी, भाई सिक्योरिटीज गुड्स की एम्बिट में नहीं आती है, सर्विसेज की एम्बिट में नहीं आती है, तो बट नेचुरल है इन्होंने एडिशनल शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। अब जीएसटी लगेगा ही नहीं, आईटीसी का ही एडमिसिबल होगा नहीं। फिर सीएसआर का खर्चा सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है, ये लिखना जरूरी है कि भाई सेक्शन 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड है। आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल, कि भाई गुड्स कई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमने लिख दिया आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल ऑन सीएसआर एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं, पूरा स्पेसिफिकली आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आईटीसी ऑन गुड्स, आईटीसी ऑन से इनपुट्स यूज फॉर डिस्चार्ज ऑफ सीएसआर इज ब्लॉक्ड। ये ब्लॉक्ड मेंशन करो अंडर सेक्शन 17(5) या इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 17(5), तब समझ में आती बात। सिर्फ भाई नहीं मिलेगा उससे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है। अब ये सपोज करो 1 मार्क्स अगर इसके असाइन है तो 1 उड़ गए आपके, इसके अगर 1 है तो खत्म हो गया वो मामला। ऐसे स्टेप में कुछ जगह मिलते हैं कुछ जगह नहीं मिलते, स्टेप वाइज मार्किंग चलती है। फिर ये बोल रहा है कि भाई हमको जो आउटपुट पे मतलब यूटिलाइजेशन है, हमको बेसिकली एसजीएसटी का सबसे कम पेमेंट करना है। तो बट नेचुरली जितना भी आईजीएसटी का क्रेडिट आपको मिला वो डिस्चार्ज करने के लिए काम में आएगा, किसके लिए, एसजीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए काम में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात थी जो कि इतना ही हार्ड भी नहीं था, पर बेसिक चीज क्या थी, करा सही, पर जो वर्किंग नोट्स हों वो अगर आप सही से मेंशन नहीं करोगे, हैबिट ही नहीं लिखने की, तो फिर कहाँ से आएगी आउटपुट, कहाँ से आएगा भाई। जब इनपुट डालोगे पढ़ने में तभी तो उसका आउटपुट आपको नजर आएगा। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है, अच्छे मार्क्स, ये वो, देखो खुद जब मेहनत करोगे तो बात समझ में आती है। खुद जब मेहनत करते हो तब आएगी बात समझ में। खुद अगर मेहनत नहीं करोगे और शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट समरीज से काम चलाओगे तो वहां समरी की भी समरी लिख पाओगे, और जब समरी की समरी लिखोगे तो समराइज ही मार्क्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। फिर नेक्स्ट देखिए, आयुष इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन अहमदाबाद गुजरात। तो एक एक की चीज बता देते हैं बच्चे क्या 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 मिस्टेक्स कर सकते हैं। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये बता रहा है ये कि विजय व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसने बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज की, नूबा प्राइवेट मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट स्पॉन्सर्ड द समिट, ये फिर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात है, एंड पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 180 टू विजय व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने ये सर्विसेज अवेल करी है। अब यहां बेसिकली लायबिलिटी पूछी जा रही है आयुष की, तो ये तो एक बात इन्होंने इसकी बारे में बता दी कंपनी की। और आयुष जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड का, न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है,
उसने प्रोवाइड की है सर्विस टू द कंपनी इन रिलेशन टू दिस, उसने कंपनी को ये सर्विसेज दी है, एंड न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड पेड 40,000 एज टू हिम एज रेम्यूनरेशन। तो अब यहां क्लियर बोल रखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो एम्प्लॉय कहां से हो गया, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का। और अगर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है, तो डायरेक्टर अगर कंपनी को डायरेक्टर के रिलेशन में सर्विसेज दे रहा है तो सेम विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां कंपनी विल बी लायबल टू पे द टैक्स। या तो ये आपको लिखना था। दूसरा ये है कि भाई हम ये मानते हैं कि ये सर्विसेज इसने उस कैपेसिटी के अंदर प्रोवाइड नहीं किया डायरेक्टर की कैपेसिटी में, ये इंडिपेंडेंट इसने सर्विसेज दी हैं, तो यहां पे सेम वुड बी कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम लिखते हो तो उसका प्रॉपर वर्किंग नोट लिखोगे, या आरसीएम लिखते हो तो उसका प्रॉपर वर्किंग नोट लिखोगे, तब क्या होएगा, आपके नंबर मिलेंगे। ये 192 के बारे में मेंशन करने की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है सच नहीं है, तो कई लोग तो 192 के हिसाब से ही चला रहे हैं मामले को, तो ऐसी बात है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई 9(3) बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट था कि रेलवे इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, तो बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, तो बच्चे एग्जाम कर रहे हैं। अरे एग्जाम तो देखो ना कि भाई स्पेसिफाइड गुड्स की लिस्ट में क्या रेलवे इक्विपमेंट आ रहा है क्या, सिर्फ रेल में आ रहा है रेलवे इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल में आ रहा है, वेसल में आ ही नहीं रहा है। और जैसे ही आपने रेलवे इक्विपमेंट देखा, अरे तो जीटी में आ ही नहीं रहा तो कहां से एग्जाम कर दोगे, वेसल में आ ही नहीं रहा तो कहां से एग्जाम कर दोगे, रेलवे में आ रहा है तो वही एग्जाम होगा ना, तो वो चीज ध्यान ही रखिए, इसको एग्जाम कर रहे हैं, जबकि यहां पे स्पेसिफिकली टैक्स लायबिलिटी आई। फिर सर्विसेज बहुत इजी था, ये सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ प्रोसेस टी सच एज यूज फॉर बीवरेज एज ग्रीन टी, तो आपको मेंशन तो करना पड़ेगा ना यहां भी, प्रोसेस टी इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। भाई सर्विसेज जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रिलेशन में स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की, वो एग्जेम्प्ट है, प्रोसेस टी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, ये मेंशन करोगे, देयरफॉर एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल। एग्जेम्प्ट करते हो तो जीरो मिलना ही मिलना है, पर वर्किंग नोट में ये तो लिखोगे ना, प्रोसेस टी इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो एग्जेम्प्ट है, ये नहीं किया। फिर जो हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट of providing rooms having room charges of 3100 per day to a person receiving health care services, अब वहां पे अपन लिख रहे हैं लेस देन 5000 इज एग्जेम्प्ट, और बोल रहे हैं भाई मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है। अरे भाई लेस देन 5000 इज एग्जेम्प्ट नहीं है, ये अगर कह रहा है रूम रेंट does not exceed rupees 5000, ये लिखना है आपको, रूम रेंट does not exceed rupees 5000, लेस देन लिखोगे 0 मिलेगा, does not exceed 5000 लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने तो मतलब ही बदल दिया कि 5000 रुपए पे एग्जेम्पशन है या नहीं है, यहां एग्जेम्पशन है, आपके हिसाब से एग्जेम्पशन नहीं है। तो जब भी ये लेस देन, मोर देन, इक्वल टू जो भी आते हैं ना, जो कंसिडरेशन की बात करता है, मॉनेटरी अमाउंट की बात करता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसको बहुत क्लियरली पढ़ना पड़ता है। अब आपने अगर उसको लेस देन 5000 लिख के एग्जाम कर रहे हो तो भी आपका सही होने के बाद भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने जो नोट है वो गलत लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर यही
डज नॉट एक्सीड 5,000 लिखते, यही डज नॉट एक्सीड 5,000 लिखते तो आपको पूरे मार्क्स साइन होता है, एग्जेम्पशन रहेगा क्योंकि रूम रेंट डज नॉट एक्सीड ₹5,000। फिर सर्विसेज ऑफ गेस्ट हाउस फॉर लॉजिंग पर्पसेस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ 800 पर डे। अब बच्चे 1,000 रुपए से कंफ्यूज हो गए, अब वो तो एग्जेम्पशन ही विड्रॉ हो गया, भैया आप कहाँ हैं? तो लेटेस्ट मटेरियल से आप अपनी पढ़ाई करो, लेटेस्ट मटेरियल से, तभी क्या है आपको जहाँ डिक्लेयर टैरिफ 1,000 रुपीज और मोर होगा, एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो लेटेस्ट मटेरियल से पढ़ाई करोगे तब होगा कि भाई यहाँ तो कोई एग्जेम्पशन मिलना ही नहीं है, ये तो स्ट्रेट अवे क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो जैसे डू नॉट एक्सीड 5,000 अप टू 1,000 पर डे वाली जो एग्जेम्पशन थी वो क्या हो चुकी है, विड्रॉ हो चुकी है, तभी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। फिर जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी सर्कुलर आया हुआ, इसका भी सर्कुलर था। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या था, उसकी अंडरस्टैंडिंग करो पहले कि रौनक लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन महाराष्ट्र providing service to its branch office in Kerala in the month of April by way of carrying out administrative work with use of service of employees working in head office। ये रजिस्टर्ड है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और इसकी ब्रांच है कहाँ पे, केरला में। और इसने क्या किया है, जो ये एचओ है उसके एम्प्लॉइज हैं, और ये ब्रांच को के रिलेशन में कार्य कर रहे हैं। However, head office is not including the salary cost of employees involved in providing the said service। अब बात ये आ रही है कि सैलरी कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं की गई है while issuing tax invoice, while issuing tax invoice। तो इशू किसका हो गया, इशू वैल्यूएशन का मामला चल रहा है, वैल्यूएशन का। अब यहां तो कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का तो मामला ही नहीं, बात क्या चल रही है, जब आप क्या लिख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा वो क्या रहा है। अब ये कह रहा है इशू तो समझो कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड द फॉलोइंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस। वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी, ये भाई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, और यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, जब रिलेटेड पर्सन हो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल 28, जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस एंड ऑल्सो डिस्कस वेदर द कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉइज involved in providing the said service is mandatory to be included in the computation of the value of service provided by HO to branch office when full ITC is available। अरे तो जब full ITC जब अवेलेबल हो, full ITC अवेलेबल हो, तो इनवॉइस वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब यहां पे इनवॉइस वैल्यू ही क्या बन जाती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाती है, इरिस्पेक्टिव कि आप सैलरी को इंक्लूड करो या नहीं करो, क्योंकि सामने वाले को पूरा आईटीसी मिल ही जाएगा ना। आपने 10 लाख की वैल्यू लिख के 18% जीएसटी चार्ज किया, आपने 20 लाख रुपए की वैल्यू लिख के 18% जीएसटी चार्ज किया। तो बेसिक चीज क्या है, आंसर में ये लिखना था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आईएसडी का तो कोई बात ही नहीं आ रही है, कहीं आईएसडी से कंफ्यूज हो रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एचओ टू ब्रांच ऑफिस, एचओ और ब्रांच ऑफिस बाई डिस्टिंक्ट पर्संस है, shall be the open market value, shall be the open market value ही लिखना है। और where the recipient is eligible to full ITC, recipient is eligible for full ITC, जो भी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर की गई है, जो भी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर की गई है, that will be deemed to be what, the open market value। अगर एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, ऐसे चलता है मामला। फिर द कॉस्ट ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सेट सर्विस, कि भाई सैलरी को इंक्लूड करें या नहीं करें,
the cost of any particular component of the said service, including salary cost of the HO employees involved in providing the said service, क्या ये mandatory include करनी है? It is not mandatorily required to be included. अब अगर सपोज कीजिए, अब नेक्स्ट बोलता है कि what will be the value if the head office does not issue invoice? अरे सिंपल सी चीज है, when the branch is eligible for full ITC, हम बोल रहे हैं इनवॉइस वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी. अब यहां इनवॉइस वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी निल, विल बी डीम्ड टू बी निल. ये 5 का, तो अगर 3 नंबर ऊपर असाइंड है, 2 नंबर नीचे असाइंड होंगे, 2 नंबर नीचे असाइंड होंगे, 5 नंबर हो गए. इफ द एज, और कितने छोटे हैं, 5वां नंबर लाना भी, पर लिखोगे सही तभी नंबर मिलेंगे. If HO has not issued a tax invoice to branch office and recipient branch office is eligible for full ITC, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, the value of service by HO to BO may be deemed to be value declared as nil. वैल्यू क्या ली जाएगी? nil. वैल्यू nil ली जाएगी, और ये जो nil वैल्यू है that will be deemed to be what? the open market value. ये वैल्यू क्या है? deemed to be open market value. तो नए सिरे से तैयारी जब हम कर रहे हैं, तो जो पहले की कमियां रही है वो तो इंप्रूव करेंगे ना, और जिन्होंने पहले कमियां कर दी उनको देखते हुए नए बच्चे भी इंप्रूव कर लो, जिससे आपका एग्जाम भी खराब नहीं हो. बेसिक चीज है, बोलना बहुत आसान होता है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ये वो, वहां की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो पहले तो 30 नंबर्स का जो केस बेस्ड MCQs हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो. उनमें ज्यादा से ज्यादा क्या है? स्कोर करने की कोशिश करोगे तब नंबर आएंगे. अगर 20 भी वहां ले आते हो तो बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाती है, फिर आपको 40 के आसपास आने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर, हम ये नहीं कहते 100 में से 100 ले आओगे आप, और से स्कोर 85 मार्क्स, 90 मार्क्स. अरे भाई, उतना लेवल एवरेज स्टूडेंट्स के नहीं होते. एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है वो तो कहीं से भी कुछ भी कर लेगा, उसके नंबर आएंगे. वो तो फर्स्ट आना है, कहीं से भी आए, नहीं भी पढ़े, नहीं भी किसी के पढ़ेगा और खुद ही करेगा. बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी फर्स्ट आ रहे हैं. तो सब कुछ होता है, डिपेंड करता है किस तरह से आप कर रहे हो. फिर नेक्स्ट देखिए, ये कस्टम के जो फंडामेंटल्स है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन डिसाइड होता है. अब आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है कि भाई जो अपने को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है इंटरनेशनल प्राइस पे, सीधी सी बात है. इसमें जरा सा भी कोई चीज इधर उधर हुई हम तो साहब घबरा गए. ठीक है, अब यहां बोल रहा है भाई ये कॉन्ट्रैक्टेड CIF प्राइस थी मशीन की $20,000, फरवरी में डिलीवरी देनी थी. कॉन्ट्रैक्ट तो ये किया हुआ था. बोला मेरे को अर्ली डिलीवरी चाहिए, उसके लिए उसने 2,000 एक्स्ट्रा दिए. तो अब आपके रिवाइज CIF वैल्यू क्या बनेगी? दोगे ना, तो ये पैसा तो दे दिया ना आपने, ये तो $22 22,000 बन गई. अब इसमें भी 20,000 से वर्क कर रहे हैं. तो भाई सीधी सी गणित बोल रहा है वो, रिवाइज्ड CIF आपकी 22,000 हो जाएगी, इससे चलाना है आपको. रीनेगोशिएटेड प्राइस, वो कम हो ज्यादा हो, जो है वो है. फिर CIF है तो उसमें से एयर फ्रेट के लिए, बट नेचुरल है एयर फ्रेट लेस होगी, इंश्योरेंस लेस होगी, तो ये आ जाएगी आपकी FOB वैल्यू. अब वेंडर इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं और इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज द कंडीशन ऑफ सेल. अरे जब है ही नहीं जरूरत, तो बेसिकली क्या है, वो इंस्पेक्शन चार्जेस इंक्लूड ही नहीं होंगे. वो इंस्पेक्शन चार्जेस क्या है, द सेम वुड नॉट बी इंक्लूडेबल. वो इंस्पेक्शन चार्जेस शामिल ही नहीं होंगे. तो ये लिखना है कि भाई नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू सिंस ओनली द पेमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल of the imported goods
बाय द बायर टू सेलर आर इंक्लूडेड। वही रिवाइज एफओबी वैल्यू आ गई, एयर फ्रेट और वो लेस किया, उसके बाद एयर फ्रेट एक्चुअल और 20% ऑफ एफओबी। इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअल दे रखे, एक्चुअली जुड़ेंगे, वहां 1.125 मत करना, वहां 1.125 कर दिया तो गलत होगा। तो वहां मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व हमने देखा क्या कर रहे हैं, यही खत्म हो गया मामला, सीआईएफ में ही मामला उड़ गया। ठीक है कि वो 2000 जोड़ूं 2000 नहीं जोड़ूं, एक आंसर प्रेजेंट करना पड़ता है, रिवाइज व्यू ये वो उससे कुछ भी नंबर नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी ये मिल जाएंगे स्टेप्स कि भाई 20% का दे दिया ये आधा नंबर, एक्चुअल का दे दिया आधा नंबर, ठीक है, तो आधा इधर आधा इधर। फिर अब यहाँ बात आ रही है ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू मुंबई एयरपोर्ट। तो बेसिकली आपको यहाँ मेंशन करना है ये चार्जेस आर एसोसिएटेड विद ट्रांसशिपमेंट। पोस्ट इंपोर्टेशन से कुछ नहीं होगा, चार्जेस आर एसोसिएटेड विद ट्रांसशिपमेंट, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ट्रांसशिपमेंट लिखोगे तो ये चार्जेस इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तब नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस एसोसिएटेड विद ट्रांसशिपमेंट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। Associated with what? Transshipment of the imported goods to another custom station in India is not includable. Cost of transshipment mention करना क्या है, जरूरी है, तभी आपको ये मार्क्स साइन होंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन वाज देयर, जिन्होंने करना है और ट्रांसशिपमेंट वगैरह पूरा मेंशन किया है उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर क्या है, इसके एक नंबर कट गया होगा, किसी का आधा कट गया होगा, कहीं कुछ हो गया होगा। इस स्टेप में ये चाहता है। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 3 की। मोस्टली स्टूडेंट ने बोला बिल्कुल सही, हमने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल के आए हैं और नंबर हमको कम दिए गए, हमको कम नंबर मिल रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्लियरली स्टेटेड है कि द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स V2Z ओनली विद इन तमिलनाडु, और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर रेगुलर स्कीम, ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी अंडर रेगुलर स्कीम। तो यहां तो कोई इश्यू ही अराइज नहीं हो रहा, ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और ये पहले जो सप्लाई कर रहा था वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था, अब इसकी सप्लाई क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। अब इसकी सप्लाई टैक्सेबल हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक चीज क्या होती है कि व्हेन द एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन becomes taxable supply, he will be entitled to take ITC. अब ITC मिल जाएगा उस कैपिटल गुड्स का। बेसिक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पे ITC मिलेगा ऑफ द ITC ऑफ द इनपुट टैक्स जो उसने पे किया है, जो भी प्रिवलेंट है ऑन द डे, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट, immediately preceding the date from which such exempt supply becomes taxable. अब ये मेंशन करना जरूरी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट। आईटीसी मिल जाएगा, सबको पता है किस दिन का मिलेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन द एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स ए टैक्सेबल एज रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं। या एग्जेम्प्ट सप्लाई कब हो रही है टैक्सेबल, ये देखो यहां एग्जेम्प्ट सप्लाई कब हो रही है टैक्सेबल, 1 दिसंबर को हो रही है। तो आपको अपने क्वेश्चन के अंदर 30 नवंबर मेंशन करना भी जरूरी है। इस दिन आपको जो आईटीसी है वो मिलेगा। तो ये 2 नंबर तो इसी के ही असाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये आपको जो डिक्लेरेशंस बतानी है वो देखने की बात है। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का आपको क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, एडमिसेबल हो जाएगा। तो कई बच्चों ने इसको भी मंथ से कर दिया,
जैसे 60 मंथ्स लाइफ लेके और ऐसे करके 2 क्वार्टर करना था, वो मंथ से कर गए। तो जो क्वार्टर करना था मंथ से कर गए, उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दे विल बी गेटिंग 0 मार्क्स। कई लोग इसको अनरजिस्टर्ड ही मान के चल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है रजिस्टर्ड है। अरे भाई देखो तो सही, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो रजिस्टर्ड है, तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी। एंड बिसाइड दिस, उसको क्या है, he will be entitled to take the ITC on the additional machinery purchased exclusively for manufacturing the exempt supply when it becomes taxable by making declaration in prescribed form specifying the details of capital goods on the day immediately preceding the date from which the supply becomes taxable within कितने दिन, 30 days from the date when the he becomes eligible to claim the ITC। ये सबों के मार्क्स इसमें असाइन हो गए। ये अगर 3 है, ये 1 है, ये 1 है, हो सकता है ये 2 हो, ये 3 हो, लाइकवाइज। फिर इशू क्या पूछ रहे हैं, डिसाइड वेदर विद रीजन वेदर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन अमाउंट्स टू सप्लाई और नॉट, कि ये सप्लाई है या नहीं है ये बताना है। ये सप्लाई है या नहीं है ये बताना है हमको। अब जैसे पहला था, सत्यम एज लैंड सिक्योरिटीज टू काला एंटरप्राइजेस, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम का सर्कुलर था, ये सर्कुलर था और बोला था लैंडिंग ऑफ जो सिक्योरिटी है डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेल और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। सेल और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई, बट लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई। अब बच्चा लिख रहा है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, या आरसीएम लग जाएगा, या रेसिपिएंट को जीएसटी देना पड़ेगा, बोरोवर को देना पड़ेगा, ये वो। अरे ये चीज रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई तुम सप्लाई के एम्बिट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये बताओ मुझे। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर 5 का है, ये 2 का हुआ, ये 2 का हुआ, ये 1 का हुआ, 1 का हुआ, 1 का हुआ, 3 का हुआ, ऐसे 2-2 जो भी 1-1 नंबर असाइंड होंगे होंगे। तो फंडामेंटल चीज क्या लिखनी है कि लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, ये ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी है, ये ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी है, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। ये सर्कुलर में क्लियर है। अपनी भी जो सर्कुलर की लाइन है आप खोल के देख लीजिए, कंपाइलर भी खोल के देख लो, चाहे मेन बुक भी खोल के देख लो, कॉम्प्रिहेंसिव बुक भी खोल लो, वो स्पष्ट यही लिखती है कि द सेम डज नॉट इन्वॉल्व से डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। कॉन्सिक्वेंटली जो लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर कंसिडरेशन टू काला एंटरप्राइजेस दैट अमाउंट्स टू व्हाट सप्लाई, ये सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है कि डिस्पोजल की एम्बिट में नहीं आ रहा है, इसलिए सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है। उसके बाद देखिए ये बस ये भी सर्कुलर था, क्लियर सर्कुलर था। इसमें लिखा हुआ था कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया और एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है इन हिज ओन नेम, इनवॉइस जो जारी कर रहा है इन हिज ओन नेम, तो बेसिक चीज ध्यान रखो कि भाई ये शेड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है। शेड्यूल 1 में कब फॉल करता है, जब इनवॉइस इज इशूड बाय principal, when invoice issued by agent in his own name, when he makes further supply of goods on behalf of principal। अब प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, एजेंट का नाम डिस्क्लोज होगा तभी वो ट्रांजैक्शन क्या है शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो आएगा। ये सर्कुलर में क्लियरली मेंशन्ड है। तो सिंस द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम, द प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल to agent fall within the purview of schedule 1 of the CGST Act, and the same would amount to supply even if whether or not the principal's name basically is mentioned in invoice or not। फिर देखिए दिराशा लिमिटेड रिक्रूटेड मिस छाया एज अ सीनियर मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर है। एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज सर्विस सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, the company paid 3 lakh rupees for not joining Milan Limited, a stiff competitor of Dilasa Limited। तो बेसिक चीज क्या है, इट इज पेड बेसिकली किसके लिए दी जा रही है, इट इज कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन है, ठीक है,
टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि मत ज्वाइन करो, या फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, ये लिखना है कि नॉन कॉम्पिटिंग फीस है और ये कंसिडरेशन के लिए सप्लाई के एम्बिट में आई, तो एक ही नंबर मिलेगा अगर दो का है तो। ये जरूरी है कि सिंस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, since amount paid by employer to employees for not joining a competing business is paid for providing service of forbearance to act, forbearance to act या refrain cannot be considered for providing services in course of employment, ये नहीं मानी जाएगी services in course of employment। अगर services in course of employment होता तो फिर उस केस के अंदर तो टी टैक्स नहीं लगता। It cannot be considered as service in course of employment. This is for forbearance या refrain from an act, और ये basically same would amount to supply। एक नंबर एक ऐसे, एक नंबर ऐसे चलता है, हो सकता है एक का हो इस तरह से। अब यहां पे देखिए, रुस्तम imported a sport car from Japan. He paid applicable custom duty, अब इसने ऑलरेडी ड्यूटी पे कर दी, एंड ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन वॉज इशूड, ऑर्डर मिल गया होम कंजम्पशन का। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, वो 22 लगा रहे हैं। अरे 22 कहां लग रहा है इसमें, ये 23 का प्रोविजन है, और 22 लगा रहे हैं। देखो 13, 22 और 23 मैंने पहले भी बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्टिंक्शन करना है। यहां पिल्फरेज है, यहां डैमेज और डिटेरियोरेट है, या कंप्लीट लॉस है 23 में, डिस्ट्रक्शन है, या डिस्ट्रक्शन है और वैल्यू ही नहीं है। अरे जब वैल्यू ही नहीं है तो ड्यूटी किस बात की है। तो अब यहां वर्ड यूज हुआ है 23 में, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जो कि फिजिकल क्लियरेंस के बारे में बात करता है। अब यहां देखिए बोल क्या रहा है, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल क्लियरेंस, फिजिकल क्लियरेंस मतलब एक्चुअल क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ही फाउंड दैट अ स्पोर्ट कार वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। ये कार क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू फायर एट कस्टम स्टेशन। कार वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एट कस्टम स्टेशन, एंड द लॉस ऑफ कार वाज फॉरएवर एंड बियॉन्ड रिकवरी। कोई वैल्यू ही नहीं है, वहां का फॉर्मूला लग रहा है वैल्यू बिफोर डैमेज आफ्टर डैमेज। भाई देखो तो सही कि या तो वैल्यू ही नहीं है तो 23 में कवर होगा। तो जो बच्चा 23 में कवर कर रहा है उसको तो नंबर मिलेंगे नहीं, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसको कट के 0 मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप सेक्शन ही गलत चेप रहे हो, तो आंसर ही गलत हो रहा है। तो बेसिक चीज क्या है, 0 मिलना चाहिए अगर आपकी कंसेप्ट ही गड़बड़ हो गए हैं तो, क्योंकि आप जहां व्यक्ति को रेमिशन मिलना है वहां अबेटमेंट दिलवा दोगे तो नहीं मिलेगा, फिर वो ड्यूटी पे हो गई उसकी, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो फैक्ट्स ऑफ द अबव सिचुएशन दे आर कवर्ड इन सेक्शन 23, और यहां पे बेसिक चीज लिखनी है कि वेयर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एसी और डीसी that any imported goods have been destroyed, any imported goods have been destroyed otherwise than as a result of pilferage, 23 clear लिख रहा है, otherwise than as a result of pilferage at any time before clearance for home consumption। तो before clearance of home consumption importer will not be liable to pay the duty, अगर he has paid duty it will be refunded। तो चाहे वो वेयर हाउस का केस हो चाहे वो पोर्ट से क्लियरेंस का केस हो, इसमें ड्यूटी हैज ऑलरेडी बीन पेड, तो ही विल गेट व्हाट, रिफंड ऑफ ड्यूटी। इसको क्या मिल जाएगा, रिफंड ऑफ ड्यूटी क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। दोनों ही केस में, चाहे वेयर हाउस में डिस्ट्रक्शन हो चाहे पोर्ट पे क्या हो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो। फिर दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि एमएन लिमिटेड का बैलेंस है 30,000 रुपये सीजीएसटी में, 30,000 रुपये एसजीएसटी में इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बिगिनिंग में ये बैलेंस था इसका जीएसटी पेएबल है आउटवर्ड सप्लाईज पे,
ये पे जो जीएसटी पेएबल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। बात ये आ रही थी कि ये पूछा था कि आईटीसी कहाँ यूज कर सकते हो, तो 99% स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि बोलो भाई हमने तो इसमें आईटीसी यूटिलाइज ही नहीं किया। अरे भाई क्यों नहीं किया? रोक कहाँ है? सिर्फ आरसीएम सप्लाईज में रोक है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस ये पे नहीं कर सकते थ्रू आईटीसी। ये तो आपको ई कैश लेजर के माध्यम से ही देना है। अब लड़के इसमें भी इन्होंने क्या आईटीसी को यूज नहीं किया, तो मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। और ये नहीं लिखने से तो भाई ये अमाउंट तो इन्होंने पे कर दिया ई कैश लेजर के माध्यम से, ये भी पे कर दिया ई कैश लेजर के माध्यम से। अरे वो जरूरत ही नहीं है, उसमें आईटीसी अवेलेबल है, बैलेंस है आपके पास, उसके थ्रू यूज करोगे ना आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे जो आउटवर्ड सप्लाईज है ये थी पेएबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अंडर जीएसटी लॉ। बाकी आपका बैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। तो एक नंबर इसका हो गया, एक नंबर इसका हो गया, ठीक है, एक नंबर यहाँ हो गया, फिर 2 नंबर ये हो गए, इस तरह से, या वर्किंग के हो गए, लिखने के हो गए। तो बेसिक चीज 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। उसमें भी बच्चे गलत लिखे आए, यानी उनका पेएबल इन कैश कर रहे हैं वो 12,000 और 12,000। अरे कहाँ 12,000? 7,000 तो ये कर दिया इन्होंने, 5, 6 है और 1 7, और 5,000 वो कर दिया, और पेएबल इन कैश बता रहे हैं 12,000, जबकि करना 7,000 ही है। याद करो, मेमोराइज करो चीजों को, देखो क्या करके आए थे, फिर बोलना कि भाई एग्जामिशन नहीं मिली, इसके लिए फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या नहीं कारण हुआ होगा कि एग्जामिशन नहीं मिल रही, देखो उसको, उन चीजों को सही करो, फिर बात आएगी। अब यहां पे ये क्वेश्चन था कि सुनीता इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। क्वेश्चन पढ़ो पहले। रिसीव्स मशीनरी फॉर रिपेयर इन इट्स वर्कशॉप लोकेटेड इन सूरत, गुजरात ऑन 4th April from Titan Limited, an automobile manufacturing company based in China। चाइना की कंपनी ने यहाँ रिपेयर्स के लिए उसको गाड़ी भेजी है और फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। रिपेयर वर्क वॉज कैरिड आउट बाय सुनीता इंडस्ट्रीज फॉर विच इट वॉज पेड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा दिया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर वॉज 450 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट फाइनेंशियल ईयर जो उसके 450 करोड़ था और उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का 562 करोड़ था। तो अब बात आती है कि यहां डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो पहली बात तो ये आती है कि डायनामिक क्यूआर 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो भाई डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कहां आती है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, बच्चे लिख रहे हैं इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अरे कहां लिख रहा है वो? फाइनेंशियल ईयर 2017-18 या ऑनवर्ड्स किससे एक्सीड करता है? 500 करोड़ से एक्सीड करता है। तो 17-18 ऑनवर्ड्स ये तो मेंशन करोगे ना आप। यहां पे आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेंशन करोगे और लिखोगे कि नहीं रिक्वायर्ड है, तो आपको मार्क्स कहां से मिलेंगे? यहां पे आपको बेसिकली क्या है ये मेंशन करना है कि 17-18 ऑनवर्ड्स अगर एक्सीड करता है 500 करोड़ तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट होती है। पर कब नहीं होती है? अगर एक्सपोर्ट्स है तो नहीं होती है। और इसके लिए 2 इशू थे। प्लेस ऑफ सप्लाई भी पूछ रहा है वो यहाँ क्वेश्चन में, ये बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द सेम एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस। रेलेवेंट प्रोविजंस आप बताइए विद रिस्पेक्ट टू डायनामिक क्यूआर कोड along with the applicable provisions for place of supply। तो place of supply के मार्क्स होंगे, हो सकता है 2 मार्क्स place of supply के हो, 3 मार्क्स डायनामिक क्यूआर कोड के हो, 2 इसके हो तो 3 इसके हो। तो डायनामिक क्यूआर कोड के बारे में बताओ। उसके बाद बोलो कि भाई अगर ये एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन होता है तो सेम डज नॉट अमाउंट, मतलब द डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट रिक्वायर्ड। और एक्सपोर्ट के लिए क्या है, आपको एक्सपोर्ट की कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो 13 के अनुसार डिटरमाइन होगी, क्योंकि जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो आउटसाइड इंडिया है, सेक्शन 13 लगेगा आईजीएसटी एक्ट का।
और उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं, फिजिकली ये गुड्स अवेलेबल कराए गए हैं, सर्विस सप्लायर ने इन पे काम किया और से विदाउट यूज जस्ट टू फाइंड आउट कि भाई सर ठीक हुआ या नहीं हुआ, बाकी विदाउट यूज उसने इनको वापस से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, वापस से इसको भिजवा दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उस केस के अंदर 13(2) के अनुसार डिटरमाइन हो जाएगी और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। क्लियरली उसमें मेंशन है कि अगर गुड्स टेम्परली इंपोर्ट किए जाते हैं, ये सब मेंशन करना, टेम्परली इंपोर्ट किए जाते हैं फॉर रिपेयर्स और एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं आफ्टर रिपेयर्स विदाउट बीइंग पुट टू यूज। अब ये आपको पता नहीं क्वेश्चन में पुट टू यूज है या नहीं है, तो विदाउट बीइंग पुट टू यूज करते हैं तब तो ये क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी क्या हो जाती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है आउटसाइड इंडिया हो जाती है और वो एक्सपोर्ट के एम्बिट में आ जाता है क्योंकि सारी कंडीशंस एक्सपोर्ट की सेटिस्फाई होगी। अगर यूज किया इसने इंडिया में आफ्टर रिपेयर्स तो ये 13(2) के अनुसार नहीं होगा, 13(3) के अनुसार होगा। और यह प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गई। तो अब एक्सपोर्ट नहीं हुई, और एक्सपोर्ट नहीं हुई तो क्या अब डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या, तब भी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने ये क्लियरली सर्कुलर में मेंशन किया गया है कि वो विदेश में बैठी हुई कंपनी है, उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उस स्कैन करे उस कोड को और पैसा पेमेंट करे, तो भी वहाँ डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनवॉइस उस व्यक्ति के नाम जारी की जा रही है जो विदेश में बैठा हुआ है और पैसा आपको मिल रहा है किसमें, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। ये करते हो तो भी नंबर मिलते, पर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन ही नहीं किया, निकाला ही नहीं, क्यूआर कोड के, डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस ही नहीं पड़े हुए हैं, समरी पढ़ ली जरा सी ऊपर से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वर्ड यूज कर रहे हो, जबकि एग्रीगेट टर्नओवर है, रिसीट्स वर्ड यूज करो, कहां से मार्क्स मिलेंगे। स्पेसिफिक मार्क्स, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ लिखोगे तब फुल मार्क्स अपने को मिलते हैं, नहीं तो आधा आधा करके 40 के ऊपर पहुंच जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर प्रोविजनल पेमेंट पे बिल्कुल सिंपल सा था यहाँ मामला, ये दोनों तरह से चल रहा था, 18 के अनुसार भी 27(a) के अनुसार भी क्या है, जो रिफंड के प्रोविजंस थे दोनों के हिसाब से चल रहा था। सिक्योरिटी जो आपको रिफंड होती है उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। डेज की काउंटिंग थी, लीव ईयर 366 जिसमें मेंशन था, वैसे ही आपको उसका काम करना था, ठीक है ना, मेंशन था। इंटरेस्ट रेट, पीरियड, अमाउंट, सबके मार्क्स असाइंड होते। तो ये तो हमने पहले भी एक बार अच्छा इन डेप्थ डिस्कशन किया था अपन ने पहले वाले वीडियो में कि ये कंपाउंडिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो अब एक से ज़्यादा इशू इन्वॉल्व हों तो फिर जो कंपाउंडिंग फीस है वो हाईएस्ट जो लिमिट आती है उसके हिसाब से लगती है। तो यहाँ पे जो ऑफेंस इन्वॉल्व है वो 4 करोड़ का था, मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट 60% का, यहाँ पे बेसिकली 40% ऑफ दी आईटीसी का इन्वॉल्वमेंट था, 4 करोड़ का 40%, ठीक है। तो ये आपको लिखना था कि भाई 1.6 करोड़ का कंपाउंडिंग अमाउंट जमा कराना था, आपने जमा 1 करोड़ ही कराया है, तो कमिश्नर आपकी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए लायबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग का आया था अपने। फिर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में अमेंडमेंट आया था कि भाई जब कमिश्नर परमिट करता है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग क्या है, परमिजिबल होती है, ठीक है, कमिश्नर अगर परमिट कर रहा है उस केस के अंदर। तो एक तो इशू ये था कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, तो क्या इसकी अपील कमिश्नर अपील्स में जाएगी क्या? क्लियरली इसने बोल रखा है कि भाई जो अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है किसके द्वारा, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर
या जॉइंट कमिश्नर अगर ऑर्डर पास करते हैं तब अपील में जाता है कमिश्नर अपील्स में। यहां तो एसी ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है, इसकी अपील जेसी अपील्स में जाएगी। जेसी अपील्स वर्ड यूज करना भी जरूरी है, जॉइंट कमिश्नर अपील्स में जाएगी, वहां आप कमिश्नर अपील्स में अपील फाइल कर रहे हो यार क्लियरली। तो इसमें भी इनकम टैक्स में भी फिर भी आप कमिश्नर अपील्स में अपील फाइल कर रहे हो। और वहीं से दिमाग लगा लेते कि भाई यहाँ तो जेसी अपील्स को अपील फाइल करनी है, सी कमिश्नर अपील्स को अपील फाइल नहीं करनी। 1-2 नंबर जो भी थे इजीली स्कोर होते। फिर क्या ये मैनुअली फाइल कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिकली अपने को अपील फाइल करनी है। मैनुअल फाइलिंग तभी पॉसिबल है जब कमिश्नर नोटिफाई हो, करे इसको, ये 1 नंबर होगा। डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल, ये 1 नंबर होगा। इसलिए अब यहां मैनुअल फाइलिंग अलाउड नहीं है। अगर पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है ऑर्डर तब मैनुअल फाइलिंग है, कमिश्नर जब नोटिफाई करे तब मैनुअल फाइलिंग है, अदरवाइज मैनुअल फाइलिंग नहीं है। फिर ये ऑलरेडी अपने केस लॉ आया हुआ है, ये केस लॉ ऑलरेडी था, ये एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। जिन्होंने पुरानी अपने कंपाइलर पढ़े हुए हैं उसमें दिस इशू हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज केस। अब यहां पे उन्होंने क्लियर कर रखा है कि अगर आपने असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो बेसिकली इन अपील या रिवीजन, कि भाई असेसमेंट ऑर्डर को आपको अगर कोई गलत हुआ है असेसमेंट, तो आपको उसको क्या है, चैलेंज तो करना पड़ेगा ना। इशू ये था इसमें, असेसमेंट ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ विच ड्यूटी वाज पेएबल बाय चरणजीत हैज नाइदर बीन रिव्यूड नॉर मॉडिफाइड इन अपील। आप कह रहे हो मुझे तो रिफंड मिलना चाहिए, तो भाई असेसमेंट ऑर्डर को आपको चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में, फिर कोर्ट डायरेक्ट करेगा या डिपार्टमेंट में, मतलब जो भी फर्स्ट अपील है सेकंड अपील है उसको आपको चैलेंज करोगे वहां जाके, तभी तो आपको रिफंड एडमिसिबल होगा। अगर वो कहते हैं कि हाँ यार असेसमेंट गलत हुआ है, आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। तो मियरली फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन विल नॉट सफाइस। ये रिफंड कोई अपीलेट रेमेडी थोड़ी है कि रिफंड की एप्लीकेशन कोई अपीलेट रेमेडी थोड़ी है, इसलिए कमिश्नर इज बेसिकली जस्टिफाइड, डिपार्टमेंट इज जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द रिफंड क्लेम। अब आ गया रेमेडी क्या रहती थी, बेसिकली इशू ये था कि डिपार्टमेंट क्या जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आपने चैलेंज ही नहीं किया असेसमेंट ऑर्डर को, रिफंड के लिए बोल रहे हो। तो बेसिकली ये प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज का केस लॉ हुआ है, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज का केस लॉ हुआ है कि आपको असेसमेंट को क्या करना है, चैलेंज करना है बिफोर द एपीलेट अथॉरिटी, या रिव्यू के लिए अप्लाई करना है before the concerned reviewing authority, then only you will be, when they give their order, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको रिफंड मिल सकता है, अदरवाइज विदाउट चैलेंजिंग द असेसमेंट ऑर्डर यू वोंट बी एंटाइटल्ड फॉर द सेम। बिल्कुल सिंपल था और अंडरस्टैंडिंग की बात थी। अब यहाँ पे बोला कि भाई डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स, एंड सेक्शन 80 बोल रहा है, सेक्शन 80 क्लियरली कह रहा है, और भाई बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम तो वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में चले गए कि भाई क्वार्टरली रिटर्न भेज देंगे, वहाँ पेमेंट कर देंगे, वो थोड़ी है। और अब बोल रहे हैं कि भाई 24 इंस्टॉलमेंट अलाउ होगी, बच्चे कह रहे हैं भाई मैंने तो ये लिख दिया 24 इंस्टॉलमेंट अलाउ होगी। अब उसके बोलो मेरे पूरे नंबर आने चाहिए 24 इंस्टॉलमेंट के, अरे भाई कहाँ, यहाँ लिखना है 24 मंथली इंस्टॉलमेंट, इतनी बात तो लिखोगे। अरे वो ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, उसको क्या सपने आ रहे हैं सामने वालों को कि मंथली होगी? यहाँ बेसिक चीज है मंथली इंस्टॉलमेंट। किसको अप्लाई करना है, कोई प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई कर रहा है, कोई कमिश्नर को अप्लाई कर रहा है, कोई जेसी को। अरे भाई कमिश्नर तो करो ना, वर्ड यूज तो करो ना। तो आप एप्लीकेशन दोगे फॉर टू द कमिश्नर फॉर पेइंग टैक्स and other amount due in installments, and that will be not exceeding 24 monthly installments। monthly word बहुत important है, 24 installments काम नहीं करेगा, subject to payment of interest and other prescribed conditions।
फिर 80 के बाद उसके बाद नियम में आते हैं। बस आपको कब इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी अलाउ नहीं होगी कि टैक्सेबल पर्सन हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट अंडर जीएसटी लॉ फॉर विच रिकवरी प्रोसेस इज ऑन। और एक एक चीज क्लियरली लिखनी है। टैक्सेबल पर्सन इज नॉट अलाउड टू मेक पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर, नहीं होगा। या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके नंबर है। तो थ्योरी में जब तक आप स्पेसिफिक प्रिसाइज नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलते हैं भैया। कि मैं लिख के आ गया अनशंट उसको कोई थोड़ी देखेगा। फिर अमाउंट फॉर विच इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी सॉट इज लेस देन ₹25,000। अगर आप इसमें भी डज नॉट एक्सीड 25,000 कर दोगे तो भी आपको मार्क्स असाइन नहीं होंगे, तो भी आपको मार्क्स असाइन नहीं होंगे। वर्ड यूज किया लेस देन। एंड अमाउंट पेएबल इज सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ असेसमेंट में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अलाउ नहीं होती है। और अगर इंस्टॉलमेंट में कोई भी डिफॉल्ट कर दिया आपने तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है वो ड्यू हो जाएंगी। अब समन्स के बारे में क्वेश्चन था कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी इशूड। तो बेसिकली समन शुड नॉट बी इशूड फॉर अपीयरेंस व्हेन इट इज नॉट जस्टिफाइड, ये लिखोगे। एंड ड्यू इंक्वायरी अगर प्रॉपर ऑफिसर ने की है और अटेंडेंस उस पर्सन की नेसेसरी है, इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट है, अटेंडेंस उस पर्सन की क्या है नेसेसरी है, तभी समन्स जारी किए जाएंगे। रिपीटेड समन्स जारी नहीं किए जाएंगे। एंड मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंसेस के अंदर उस पर्सन का स्टेटमेंट क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। एंड जो टाइम ऑफ अपीयरेंस है ऑफ गिवन इन समन शुड बी रिस्पेक्टेड। उस व्यक्ति को लॉन्ग ड्यूरेशंस तक वेट नहीं करने दिया जाए, लॉन्ग आवर्स तक वेट नहीं करे वो। एंड जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसके ऑफिस आवर्स के अंदर रिकॉर्ड हो। स्पेसिफिकली 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 ये मार्क्स 4 नंबर इसी के थे। ये लिखोगे तब नंबर आएंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक लिखने पे ही नंबर आते हैं। फिर इंस्पेक्शन की बात थी, तो इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट ऑन रिटन ऑथराइजेशन। यहां लिख रहे हैं इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय द कमिश्नर और ऑन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। ऑर्डर कुछ नहीं है, वर्ड है रिटन ऑथराइजेशन। तो रिटन ऑथराइजेशन की बात है। ऑफ एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ जेसी है तो जेसी और अबव है तो जेसी लिखना जरूरी है। फिर ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कब ये समन्स मतलब कब ये इंस्पेक्शन कैरी आउट किया जा सकता है, जब उस कंसर्न पर्सन ने सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई। जनरल आंसर्स डू नॉट डिजर्व एनी मार्क्स। जनरल statements do not deserve any mark. He has evaded tax or he has done this, he has done that. That won't suffice. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, सप्रेस्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है, क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी की बात कर रहा है, कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की बात कर रहा है, या बीइंग अ ट्रांसपोर्टर या ओनर या ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस हैज केप्ट गुड्स व्हिच हैज एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स और हैज केप्ट अकाउंट्स or goods in manner whatever that is likely to cause evasion of tax. अगर 1 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, any 3 you mention you get marks. Okay? फिर बात कर रहे हैं स्टेटस होल्डर्स की। बोला मैंने तो बिल्कुल सही थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी और ये लिखा 3, 15, 50, 200, 800। क्या चीज है ये रुपया है क्या है ये रुपीज इन लैक्स है क्या, या ये यूएस डॉलर्स है इन मिलियन। अरे जब लिखोगे ही नहीं तो ये आपके अगर 2.5 नंबर है इसके तो 2.5 साफ हो गए, आधा आधा हो गए 5 तो 2.5 उड़ गए। बोला मैं तो बिल्कुल सही लिख के आया हूं। अरे कहाँ है चीज, कहाँ है वो देखो। अब बेसिकली ये फंडामेंटल्स आपको ध्यान में रखने कि हमको लिखना क्या है, करना क्या है। और ये तभी आपकी क्लैरिटी आती है जब आप चीजों को लिख लिख के करते हो।
चाहे 5 क्वेश्चन करो, 7 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, लिख के करो, उनके प्रॉपर वर्किंग नोट्स लिखो, फिर आपके एनालाइज करो चीजों को, तभी आपको क्या है मार्क्स असाइन होंगे। इसी पेपर को दोबारा लिखो और फिर देखो कि भाई मैंने इसको, आप जब भी सजेस्टेड आंसर आएगा उससे कंपेयर कर लेना और फिर देखो कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। ये अपने कंपाइलर में पूरा पेपर अच्छे से दे ही रखा है, पूरा पेपर सॉल्व पेपर आपको बिल्कुल सही से दिया हुआ है कंपाइलर में। अब बात आ रही है कि भाई जो अपने की आगे का फोकस, आपकी स्ट्रेटेजी इसी हिसाब से डिवाइस करो कि शॉर्टकट्स मत अपनाओ, नो शॉर्टकट्स, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, लिख लिख के करो, लिख लिख के करो। अभी तो 6-6 महीने में, 3-3 महीने में थोड़ी हो रहा है एग्जाम, टाइम है, लिख के करो तो रिजल्ट भी इतने जल्दी आने लग गए। इज इनफ टाइम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल काफी है। अच्छी से पढ़ाई करोगे, उसका फोकस करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, हमेशा ये मत सोचो मुझे सब आता है। अगर सब आता है तो नंबर कम क्यों आए? सब आता है तो नंबर कम नहीं आनी चाहिए। बात आती है कि क्या रिसोर्स मटेरियल यूज करने। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल बेस्ट है, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड उसी तरह से बनाई गई है। उसके अलावा कंपाइलर है, उनमें पास एग्जाम के क्वेश्चन है, उनको ऑडिट मत करना, लिख के करना। ठीक है, और जो कंपाइलर है वो अब अपन ने क्या है, बच्चों की बहुत डिमांड थी, ई बुक तो बेस्ट है, ये देखिए फटाफट फटाफट चलती है, तो अब उसको अपन ने क्या है, किस फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में भी रिलीज किया है। 1 मिनट में आपको बताता हूं कहां से देखना। तो ये जो है बेसिकली बांगर्स एजुकेशन की जो ऐप है, या अपने बांगर्स EDU की वेबसाइट है, वहां आप उस पर जाओगे तो यू विल बी वॉट एबल टू सी द कोर्सेस। तो ये कंपाइलर जो है, ये कंपाइलर, ये बेसिकली हमने फिजिकल फॉर्म में भी इसको रिलीज कर दिया है। एंड दिस कंपाइलर इज एप्लीकेबल फॉर May 25 एग्जामिनेशन। मई 25 के हिसाब से ये कंपाइलर अवेलेबल है अब। और यहां पे आप देखें तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। बेसिकली यहां पे ये 658 पेजेस आर देयर एंड say more than 400 illustrations are there। 404 इसमें illustrations हैं। और जो थ्योरी क्वेश्चंस आर देयर 900 के अराउंड थ्योरी क्वेश्चंस हैं, एंड 30 क्वेश्चंस जो आपके केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो है। तो ये तो फिजिकल फॉर्म में है। और सिमिलरली जो स्टूडेंट्स चाहें कंपाइलर को ई बुक फॉर्म के अंदर भी क्या है, परचेज कर सकते हैं। इसी कंपाइलर को ई बुक फॉर्म के अंदर भी दे कैन व्हाट परचेज द सेम। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कीजिए। 30 मार्क्स का अपना जो MCQs होता है, जो केस सिनेरियो हो, तो वो आप तभी कर पाते हैं जब आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो। ये फिजिकल बुक फॉर्म में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, जिनको पूरा इन डेप्थ स्टडी करना है वो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड लें। उसके अलावा ई बुक फॉर्म में भी कंपाइलर है और ये MCQs आर देयर। MCQs आपको ई बुक फॉर्म के अंदर भी क्या है, आपको MCQs अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं जो MCQs है, और एक MCQ आपके क्या है ई बुक फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। जैसे ये MCQs क्या है ई बुक फॉर्म में। जस्ट फॉर रेफरेंस राउंड अबाउट से 1680 यानी 1600 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। इस तरह से हमने चैप्टर वाइज ये MCQs क्या है डिवाइस करके, जैसे सप्लाई का चैप्टर हो गया, ये सप्लाई का चैप्टर हो गया। अब उसके अंदर क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाह रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखिए। ई बुक को लेके आप MCQ सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो करिए, फंडामेंटल चीजें करिए।
और आंसर भी देखिए, ये एमसीक्यू हो गए जैसे इंडिविजुअल चैप्टर के, उसके बाद आंसर भी पीछे ही दे रखे हैं, और वो एक छोटे आंसर नहीं है, डिटेल्ड आंसर है। भाई हम सोचे ये आंसर देखिए इस तरह से दे रखे कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई ये ए बी सी ऑप्शन नहीं लिख रहे अपन कि ए बी, एक का ए है, डी का बी है, सी है, डी है, ऐसे नहीं। क्यों है, क्या रीजन से है, ये सारे इस तरह से आंसर्स डिटेल्ड आ रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यू है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे, जैसे अब ये चार्ज का है, या से आप एग्जेम्पशन की बात करें, तो एग्जेम्पशन से रिलेटेड डिटेल्ड एमसीक्यूज हैं। ये नहीं कि आप छोटे मान लो कि भाई ये क्वेश्चन आया, अब आपको मालूम है कि भाई जैसे इस बार आया कि भाई प्रोसेस्ड टी इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसी हिसाब से देखो प्रोसेसिंग ऑफ टमाटो केचप, तो तुरंत आपको स्ट्राइक हो जाएगा, अरे यार ये तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के एम्बिट में ही नहीं आ रहा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो आपको एक एक क्वेश्चन करोगे तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो दिस बुक इज डिवाइस्ड कि जो स्टूडेंट्स करें, अब जैसे आंसर देखते हैं अपन, आंसर की बात करें, बोलो सर आंसर का कैसे पता चलेगा, आंसर इन डेप्थ दे रखे। तो जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जामिशन वाले चैप्टर के, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए राउंड अबाउट 57, 58, 60, ये से आपके 59 क्वेश्चन हो गए। अब इनके जैसे आंसर्स है, अब ये आंसर है, भाई तुमको पता तो चलेगा भाई रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी क्या होती है, भैया एग्जेम्प्ट होती है। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्जेम्प्ट है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ये इस तरह से, फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया, ये एमसीक्यूज अगर आप करते हो चैप्टर वाइज, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एट अ टाइम जब आप केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज करोगे। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी अलग से अवेलेबल है, पर मैं ये चाहता हूं कि इन डेप्थ स्टडी आप करो तो 30 में से 25 नंबर तो हम स्कोर करें ही करें। 2-5 तो गलत हो भी सकते हैं, पर करें ही करें, ये ध्यान में रखने वाली बात। लिखना, लिख लिख के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के सॉल्व करो चीजों को, हाथ ऑडिट मत करो, लिख के करो। लिखना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरों का लिखा हुआ पढ़ना बहुत इजी होता है, पर खुद लिख के करो जिससे दूसरे उसको पढ़े, ये हैबिट बनाओ। रेगुलर कोर्स में स्टडी करो, चाहे वो डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ रहे हो, चाहे इनडायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका छठा पेपर ही क्यों नहीं हो, सबको बराबर की वेटेज देते हो। इतना मटेरियल लेके चले गए 6 पेपर में, अरे देखो तो सही, पहले कंसेप्ट रखोगे क्लियर तो 6 पेपर भी बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपने सब चीजें करी हुई होंगी। तो आईटीसी के इतने ईजी क्वेश्चन थे, तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता, कम से कम जीएसटी के क्वेश्चन तो सही से होते हैं। बात ही हो रही है, तो घबराना नहीं है पेपर देख के। वी शुड नॉट बी फ्राइटन विद द पेपर। वो मन में जो डर है, मन में डर है, उसको निकालो, ठीक है। एंड नाउ फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, ये तो आपको मिल ही जाएगा अपने कंपाइलर को, है सॉल्व पेपर है ही, ई बुक आपका हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव बुक हो गई, करना सब आपको है, मैटर सब अवेलेबल है, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू से करने सब आपको है, फिर आप मिलाओ। नहीं नहीं मैं तो डायरेक्ट आंसर देखूंगा, डायरेक्ट आंसर देखो तो कुछ नहीं होगा भैया, पहले समझो, करो खुद और फिर देखो। इसलिए वो टेस्ट भी करो तो टेस्ट देके करो। ये बुक रख लो, ई बुक रख लो, ई बुक बहुत सिंपल है, स्क्रॉल करते जाओ, पढ़ते जाओ। मोबाइल में वो सब इजीली चलती है, काय का फिजिकल बुक पे पैसा लगाना। फिर भी अगर आपको इच्छा है तो फिजिकल आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, इट्स आउट अप टू यू। इनकम मतलब जो जीएसटी की कॉम्प्रिहेंसिव बुक है वो भी फिजिकल आपके अवेलेबल है, कंपाइलर भी फिजिकल अवेलेबल है, ई बुक आप चाहे तो ई बुक से भी कर लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स नाउ। अब तैयारी करो वापस से, जिनका नहीं हुआ, जो हो गए हो तो बहुत बारे नियारे हो ही गए, उनको तो बहुत बढ़िया है उनका तो, और बाकी जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो भी तैयारी करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।